कि ये कोऑगुलेशन है क्या और ये तरीका इलाज जो है कब से इस्तेमाल हो रहा है? दो इलाज का कॉम्बिनेशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोऑगुलेशन को उर्दू में कैसे समझाया जा सकता है? -196 जगह बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी, चीजें उबल जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये मुकम्मल इलाज है या स्पोर्टिंग थेरेपी है? गुर्दों का कैंसर हो सकता है, जिगर में कुछ कैंसर होते हैं जो छोटे छोटे हैं, या फिर छाती यानी ब्रेस्ट कैंसर में भी ये यूज हो सकता है। कोऑगुलेशन का बुनियादी तरीकाकार क्या है? इसी प्रोसीजर जो है तकरीबन 40 से तकरीबन 60 मिनट के अंदर कंप्लीट होता है। तो क्या हर मरीज इसके लिए एलिजिबल है? यहाँ पर मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल में जो निश्तर कैंसर सेंटर है वहाँ पर इंस्टॉल होने जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद भी क्या ट्यूमर दोबारा वापस आने का खर्चा है? कैंसर की स्टेज को देखा जाएगा। क्या ये कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का मुतबादिल है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास भी ऑन्कोथर्मिया एक काफी जदीद तरीका इलाज मशीन मौजूद है, तो ये कोऑगुलेशन और ऑन्कोथर्मिया में क्या मुख्तलिफ है? ऑन्कोथर्मिया इज अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशल क्लिनिक का पॉडकास्ट। आज हम कैंसर के एक जदीद इलाज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में एक नई उम्मीद पैदा की है, जिसे कोऑगुलेशन कहा जाता है। ये तरीका इलाज फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी पर मुबनी है, जिसमें कैंसर के खुलियों को फ्रीज करके खत्म किया जाता है। लेकिन ये तरीका इलाज काम कैसे करता है, किन मरीजों के लिए मौसू है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, आइए ये सब चीजें डॉक्टर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कोऑगुलेशन है क्या और ये तरीका इलाज जो है कब से इस्तेमाल हो रहा है? कोऑगुलेशन बेसिकली दो इलाज का कॉम्बिनेशन है। फ्रीजिंग यानी कि बिल्कुल टेम्परेचर कम करके इलाज करना, और दूसरी तरफ हीट के जरिए इलाज करना। ये दोनों तरीकाकार जो है बहुत पुराने यूज होते थे, लेकिन इनको कॉम्बिनेशन में या उसको बेहतर तौर पे यूज नहीं किया गया, इसलिए इसके बारे में लोगों को नहीं पता। लेकिन दोनों इलाज बहुत पुराने इलाज है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोऑगुलेशन को उर्दू में कैसे समझाया जा सकता है? कोऑगुलेशन को अगर हम उर्दू में समझें तो आप कह सकते हैं कि एक तरफ हम उस जगह को, उस ट्यूमर को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे, इतना ठंडा कि वो बर्फ बन जाए। उसका टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन यूज करने की वजह से -196 यानी कि 196 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। अच्छा। और ये इतना कम टेम्परेचर है कि जहाँ पर वो, जिस जगह पर ये टेम्परेचर क्रिएट किया जाएगा वो जगह बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी, और वहां पर ब्लड वेसल्स फ्रीज हो जाएंगे, उसके अंदर खून जो है वो जम जाएगा, और वो जगह जो है वो बिल्कुल डेड हो जाएगी। सही। उसके बाद इसको हीट दी जाएगी, टेम्परेचर इतना बढ़ाया जाएगा कि माइनस से पॉजिटिव की तरफ आएंगे, और तकरीबन 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ले जाएंगे। ये ऐसा है जिसपे चीजें उबल जाती हैं, तो वो जो बर्फ बनी हुई जगह होगी वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, और उसके बाद उसको वहीं पे अब्सॉर्ब कर दिया जाएगा। तो ये दोनों प्रोसीजर को हम मिला के कहेंगे कोऑगुलेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये मुकम्मल इलाज है या सपोर्टिंग थेरेपी है? हम इसे ये भी नहीं कह सकते कि मुकम्मल इलाज है, और ये भी नहीं कह सकते कि ये सिर्फ सपोर्टिंग है, क्योंकि कुछ ट्यूमर जिनका साइज बहुत कम छोटा है, जैसे किडनी, गुर्दों का कैंसर हो सकता है, जिगर में कुछ कैंसर होते हैं जो छोटे छोटे हैं, या फिर छाती यानी ब्रेस्ट कैंसर में भी ये यूज हो सकता है। वो ट्यूमर जो बहुत छोटे हैं और उसके अलावा और कहीं ट्यूमर नहीं पड़ा, तो वहां पर हो सकता है कि क्रायोगुलेशन या कोऑगुलेशन जो है वो खुद एक मुकम्मल इलाज के तौर पर साबित हो सके या उसको खत्म कर सके। लेकिन जो ट्यूमर्स बड़े हैं या स्टेज ज्यादा है या एक से ज्यादा जगह पर ट्यूमर पड़ा है, वहां पर ये मशीन जो है वो सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर यूज सकती है, यानी कि हम कीमो और रेडिएशन के साथ इसको मिलाकर हम मुकम्मल तौर पर यानी कि पेशेंट का ट्यूमर खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोऑगुलेशन का बुनियादी तरीकाकार क्या है? कोऑगुलेशन में पेशेंट जो है, पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेशेंट जो है वो इसके लिए बेहतर है, ये मौजू है। पेशेंट की स्टेजिंग की जाती है, उसका पहले वर्कअप करके डिसाइड किया जाता है कि ये पेशेंट का जो ट्यूमर है ये ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर हम अगर ये प्रोसीजर करें तो उसको कोई नुकसान नहीं। इसी प्रोसीजर जो है तकरीबन 40 से तकरीबन 60 मिनट के अंदर कंप्लीट होता है। सही। इसमें पेशेंट के अंदर एक प्रोब डाली जाएगी, उस प्रोब के जरिए पहले उस ट्यूमर को मार्क करके, उसको फिक्स करके, लोकलाइज करके सीटी स्कैन के जरिए वहां पर जब फिक्सेशन हो जाएगी, एरिया डिफाइन हो जाएगा, तो वहां पर फिर लिक्विड नाइट्रोजन के जरिए टेम्परेचर कम होना शुरू होगा। खास टाइम के बाद जब इसका टेम्परेचर -196 पे चला जाएगा, तो कुछ देर के लिए वहां पर टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। वहां पर होगा क्या कि वहां पर वो एक आइस बॉल बन जाएगी, बर्फ का टुकड़ा बन जाएगा वो एरिया ट्यूमर। उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जो खून के खुली होते हैं वो ठंडे होकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी, और वो जो कैंसर का सेल है या आप कहेंगे ट्यूमर है,
वो वहां पर डेड हो जाएगा, नेक्रोज्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका टेम्परेचर ऐसा सा बिल्डअप किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, जो माइनस से पॉजिटिव की तरफ आएगा, और फिर हम इसको 80 डिग्री तक ले जाएंगे। 80 डिग्री तक पे जब ये जाएगा तो वहां पर ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वही एरिया जो पहले फ्रीज हुआ था। सही। तो ये मेल्ट होकर जो लिक्विड फॉर्म में होगा इसको वहीं छोड़ दिया जाएगा और ये खुद ब खुद ही जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन ये फ्रीजिंग के टाइम ही ट्यूमर जो है वो डेड हो चुका है। अब हमने इसको मेल्ट कर दिया ताकि वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। इस तरह ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो ये अमल जो है ये कितना वक्त लेता है? डिफरेंट प्रोसीजर्स में डिफरेंट टाइम होगा। ट्यूमर सेल छोटा है, इजीली एक्सेसिबल है, उसको लोकलाइजेशन में टाइम ना लगे, तो हो सकता है कि प्रोसीजर 40-50 मिनट का हो। लेकिन कुछ जगहों, कुछ एरियाज में हो सकता है कि ये टाइम जो है 60 से 90 मिनट तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि हम किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं, कितना डीप है वो ट्यूमर, उसकी लोकलाइजेशन फिक्सेशन में कितना टाइम लगता है। जो प्रोसीजर टाइम है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 30 to 40 मिनट्स का है। अच्छा, तो इसमें क्या मरीज को कोई सर्जरी या फिर बेहोश किया जाता है या सर्जरी वगैरह होती है, क्या होता है इसमें? इसमें कोई किसी किस्म की सर्जरी नहीं है, कोई कट नहीं लगेगा, किसी किस्म की हमें एनेस्थीसिया या मुकम्मल बेहोश करने की जरूरत नहीं है। जिस एरिया को हम जिस एरिया का इलाज कर रहे हैं, साफ है कि उसके अंदर रोग नहीं जाना आना है, तो कुछ लोकल एनेस्थीसिया यूज किया जा सकता है जिसमें पेन कंट्रोल किया जा सकता है कि जब ये प्रोसीजर किया जा रहा हो तो पेशेंट को कोई पेन ना हो। अदरवाइज इसमें किसी किस्म का सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें किसी किस्म का कट या चीरा देने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा ही मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर आप इसे कह सकते हैं। तो ये कोएब्लेशन किस किस्म के कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है? ये हर उस कैंसर में यूज हो सकता है जिसका साइज छोटा है या वो किसी ऐसी जगह पर है कि उसके साथ कोई क्रिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है जिसको नुकसान पहुंच सकता है। सही। अगर हम देखें कि किन कैंसर्स में ज्यादा मौजूद होगा तो ये किडनी कैंसर यानी गुर्दों का कैंसर, जिगर का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हड्डियों के कैंसर में कुछ जगहों पर ये मौसर साबित हो सकता है, सब में नहीं लेकिन कुछ जगहों पर। इसके अलावा प्रोस्टेट में ये यूज हो सकता है। फेफड़ों कैंसर, लंग कैंसर में कुछ ऐसे जहाँ पर बहुत छोटा सा ट्यूमर है और उसको हमने खत्म करना है तो वहाँ पे कोएब्लेशन यूज कर सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे खवातीन का कहा ब्रेस्ट कैंसर का, तो उसमें ये कितना मौजूद साबित हो सकता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब छाती का कैंसर होता है तो उसमें सर्जरी की जाती है और वो ब्रेस्ट पूरा रिमूव कर देता है। पेशेंट ये चाहता है कि मेरा ब्रेस्ट भी सेफ रहे और मेरा कैंसर भी खत्म हो। बिल्कुल। तो इसके अंदर अर्ली स्टेज यानी कि स्टेज 1 और 2 जिसमें साइज ट्यूमर का बहुत छोटा है और वो वहीं पे पड़ा है, उसके अलावा और कहीं पे ट्यूमर नहीं है, तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कोएब्लेशन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और उस ट्यूमर खत्म करने से हम पूरे के पूरे ब्रेस्ट को सेव कर सकते हैं, जो कॉस्मेटिकली बड़ा अच्छा रहेगा पेशेंट के लिए और पेशेंट सर्जरी से बच सकता है। सही। तो जिगर और गुर्दों के इसमें क्या रोल है इसका? देखिए, जिगर और गुर्दों का कैंसर अच्छा नहीं समझा जाता। इसके अंदर अगर सर्जरी होती है तो लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है या किडनी पूरे का पूरा रिमूव कर दिया जाता है। इसकी सर्जरी अगर होती है तो उसके अंदर पूरे का पूरा ऑर्गन ही आपको जो है कंप्रोमाइज करना पड़ता है और उसके बावजूद भी बाज़ बार पेशेंट ठीक नहीं हो पाता। तो गुर्दों के अंदर छोटे ट्यूमर को हम कोएब्लेशन से खत्म करके इसको बड़ी सर्जरी से बचाया जा सकता है। लिवर के अंदर भी जो 1 से 2 लीजन होंगे उनको अगर हम कोएब्लेशन से खत्म कर लेते हैं तो पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांटेशन से बचाया जा सकता है, जो कि बहुत कॉस्टली भी है और सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है लिवर ट्रांसप्लांटेशन में डोनर की अरेंजमेंट है। तो ये 2 ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर सर्जरीज भी काफी बड़ी है, कॉस्टली भी होती है और उसके अंदर पूरे का पूरा ऑर्गन जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो कोएब्लेशन के जरिए हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनमें हमें लोकलाइज ट्यूमर है और उसमें हम कोएब्लेशन से ट्यूमर खत्म कर सकते हैं, वहां पे हम उनके इस ऑर्गन्स को भी बचाया जा सकता है। तो क्या ये बच्चों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, इसके अंदर उम्र का तो कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। वो किसी भी उम्र के मरीज के अंदर ये कोएब्लेशन यूज हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि जब हम जिस मरीज के लिए हम कोएब्लेशन का डिसाइड कर रहे हैं उसको इसका फायदा कितना, नुकसान कितने। अगर बच्चों के अंदर कोई ट्यूमर ऐसा है कि जिसको अगर हम ट्रीट करते हैं तो उसकी ग्रोथ में कोई इशू नहीं आ सकता या उसको कोई मेजर डैमेज नहीं हो सकता, तो बच्चों के ट्यूमर्स में भी ये यूज किया जा सकता है। सही। तो फिर इसके मेजर फायदे क्या हैं इसके कोएब्लेशन के? मेजर फायदे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सर्जरी से बचा जा सकता है, मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर है, बड़ा कट नहीं लगता, एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। सही। छोटे ट्यूमर्स को बगैर सर्जरी और बगैर कीमो और रेडिएशन के खत्म किया जा सकता है।
ट्यूमर कैंसर के जो दूसरे इलाज है जिसके अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, उससे कुछ पेशेंट बच सकते हैं। जिनका ट्यूमर छोटा है, 2 सेंटीमीटर या उससे भी छोटा है, लोकलाइज है, एक जगह पे पड़ा है, कोएब्लेशन से वो उसी वक्त खत्म हो जाएगा। लॉन्ग ट्रीटमेंट, लंबे इलाज से बचा जा सकता है। ये इसके फायदे हैं जो हम हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसके बाद मरीज को ज्यादा दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है? इसका रिकवरी टाइम कितना है? देखिए, प्रोसीजर ये डे के प्रोसीजर के तौर पे यूज होगा। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम एडमिट करें और उनको सेम डे पे हम प्रोसीजर करें और पेशेंट को शाम को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे और उसके बाद 1 डे के बाद डिस्चार्ज कर देंगे। तो ये ऐसा इसमें प्रोसीजर नहीं है कि जिसमें हमें बहुत लंबा स्टे चाहिए। हाँ, लेकिन देखिए, हर इलाज, हर प्रोसीजर के अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन की सूरत में पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बढ़ सकता है, लेकिन जो कि रेयर है और 100 में से कुछ एक आध पेशेंट के साथ ऐसा हो सकता है। सही। तो क्या ये महंगी सर्जरियों का भी मुतबादिल है? कह सकते हैं, लेकिन ये खुद भी एक महंगा इलाज है, कोई इतना सस्ता इलाज नहीं है। सही। लेकिन हम कह सकते हैं कि महंगी सर्जरी से बचा जा सकता है। जैसे लिवर ट्रांसप्लांट है। अब लिवर ट्रांसप्लांट हमें पता है पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट तकरीबन 60-70 लाख से कम नहीं है। अच्छा। तो ऐसे पेशेंट जिनमें हम कोएब्लेशन से पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, तो वो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ट्रांसप्लांटेशन से सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये इलाज भी महंगा है, सस्ता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी फायदों की तो बात होगी, अब ये बताएं कि इसके नुकसानात क्या हैं कोएब्लेशन के? कोएब्लेशन से ये कि अगर हमने ट्यूमर को लोकलाइज ठीक से नहीं किया और ट्यूमर्स के अलावा नॉर्मल टिश्यू भी उसके अंदर आ गया है उस एरिया में जहाँ पे हम कोएब्लेशन कर रहे हैं, तो वो एरिया जो नॉर्मल टिश्यू है वो भी फ्रीज होकर डेड हो जाएगा। तो उससे नॉर्मल टिश्यू को डैमेज हो सकती है। कुछ पेशेंट में जहाँ पर वेसल्स इन्वॉल्व हैं, हम प्रोसीजर्स करते हैं, तो उसके के सूरत में पॉसिबिलिटी है, रेयर है, लेकिन कोई इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। सही। इसके अलावा कोई खास इसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं। सही। तो जैसे भी आपने बताया, तो क्या हर मरीज इसके लिए एलिजिबल है? क्या कहा जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनके अंदर ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट यानी कि मुकम्मल इलाज के तौर पे यूज होगा, किसी के अंदर ये सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर मर्ज फैल जाता है फेफड़ों में या जिगर के अंदर, वो कीमोथेरेपी या ट्रीटमेंट दी जाती है, बाकी सारा ट्यूमर खत्म हो जाता है, लेकिन वहां पर उसका जो फैला हुआ मेटास्टेसिस जो है वो एक सिंगल लीजन के तौर पर रह जाता है। उस मेट्स को खत्म करने के लिए भी हम कोएब्लेशन यूज कर सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तरीका इलाज पाकिस्तान में कहाँ मौजूद है? देखिए, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने इसके लिए तकरीबन कोई 5 से 6 मशीन का ऑर्डर किया है, जिनमें से पहली मशीन जो है मेरे हॉस्पिटल में इंस्टॉल हो चुकी है और जिसपे कुछ पेशेंट किए भी हैं और कामयाबी के साथ प्रोसीजर्स हुए हैं। इसके बाद दूसरी मशीन जो है वो हमारे यहाँ पर मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल में, जो निश्तर कैंसर सेंटर है, वहाँ पर इंस्टॉल होने जा रही है। इसके अलावा एक पिंडी में कहा गया और इसके अलावा 3 मशीन होंगी जो लाहौर में एक बहुत बड़ा कैंसर सेंटर, नवाशी कैंसर सेंटर बन रहा है, वहाँ पर इंस्टॉल हो। तो अभी फिलहाल इस वक्त जो है वो मेयो हॉस्पिटल में एक मशीन है जो फंक्शनल है और उस पर केसेस किए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कुछ महीनों में आप कह सकते हैं कि मुल्तान में निश्तर कैंसर सेंटर और पिंडी में एक मशीन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी और हमारे यहाँ पेशेंट्स को इसका फायदा होना शुरू हो जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद भी क्या ट्यूमर दोबारा वापस आने का खदशा है? देखिए, किसी भी कैंसर के इलाज में, किसी भी प्रोसीजर्स में 100% गारंटी नहीं होती। अर्ली स्टेज के अंदर कैंसर के ट्रीटमेंट करने के बाद भी कुछ अरसे बाद दोबारा ट्यूमर जाहिर हो जाता है कैंसर। सही। लेकिन अर्ली स्टेज के अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं कि कैंसर खत्म होने के बाद दोबारा आ जाए। कोएब्लेशन के अंदर सक्सेस रेट ज्यादा है। इसमें अगर हम ट्यूमर को मुकम्मल तौर पर खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ट्यूमर नहीं आएगा। लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि ना नजर आने वाली कुछ जड़ें या जिनको माइक्रोमेट्स कहते हैं वो अगर मौजूद है बॉडी में, तो हमने बड़े ट्यूमर को तो कोएब्लेशन खत्म कर दिया है, लेकिन उसका हमें नहीं पता। इसके बारे में फिर वही बात है कि इसके अंदर डिसीजन लिया जाएगा, एक कैंसर के बिहेवियर को देखा जाएगा, कैंसर की स्टेज को देखा जाएगा। हो सकता है कि हम बड़े ट्यूमर को कोएब्लेशन से खत्म कर दें, लेकिन खून में अगर ट्यूमर शामिल होने का खदशा है या हम समझते हैं कि इसके माइक्रोमेट्स, छोटे छोटे सेल्स कहीं पड़े हैं, उसको खत्म करने के लिए हम साथ में कीमोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं, जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी, खून के अंदर शामिल होगी
और जिस्म के हर खुलिये में जाकर कैंसर सेल्स को खत्म करेगी। तीसरा, कॉम्बिनेशन में हम पेशेंट को क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या ये कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का मुतबादिल है? बिल्कुल भी नहीं। उन प्रोसीजर्स का अपना मकसद है, इसका एक अपना तरीका है। हम ये कतई नहीं कह सकते कि हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन के मुतबादिल के तौर पर हम कोअबलेशन को यूज कर रहे हैं। कोअबलेशन एक इंटायरली डिफरेंट टेक्निक है, इसके अंदर प्रोसीजर डिफरेंट है और ये लिमिटेड ट्यूमर्स के लिए यूज हो सकता है। सही। रेडिएशन का अपना एक तरीकाकार है, लेकिन इंडिकेशंस डिफरेंट है, उसके फायदे डिफरेंट हैं। कीमोथेरेपी का अपना प्रोसीजर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जी। तो तीनों ट्रीटमेंट्स अपनी अपनी जगह पर वैल्यू रखती हैं और डिफरेंट केसेस में डिफरेंट आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास भी ऑन्कोथर्मिया एक काफी जदीद तरीका इलाज मशीन मौजूद है, तो ये कोअबलेशन और ऑन्कोथर्मिया में क्या मुख्तलिफ है? देखिए, ऑन्कोथर्मिया बेसिकली हीट से ट्रीटमेंट किया जाता है, हम टेम्परेचर, उसमें भी टेम्परेचर रेज करते हैं। मेन डिफरेंस ये है कि ऑन्कोथर्मिया बेसिकली इज अ टाइप ऑफ हाइपरथर्मिया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द टारगेटेड एरिया। जो टारगेट एरिया उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ऑन्कोथर्मिया एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, उसके अंदर किसी किस्म का कट नहीं आएंगे, कोई नीडल या कोई प्रोब जिस्म के अंदर नहीं जाएगी। सही। बेसिकली उसके अंदर पेशेंट के ऊपर इलेक्ट्रोड रखा जाएगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की जाती है, जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसमिट होती है और उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ाती है। लेकिन वहां पर हम सिर्फ ट्यूमर का नहीं, ट्यूमर के साथ नॉर्मल टिश्यू का भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे और वहां पर हमारा टारगेट जो है वो 41 डिग्री से लेकर तकरीबन 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर है। सही। लेकिन ये वो टेम्परेचर है जिसमें नॉर्मल टिश्यू की डैमेज कम है और हम ट्यूमर सेल्स के डीएनए को किल करके या उसको डिस्टर्ब करके हम कैंसर्स को वीक करके सेल्स को खत्म कर देते हैं। सही। अब आते हैं कोअबलेशन। कोअबलेशन में हम दो चीजें यूज कर रहे हैं, वेरी लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग, जहां पर मौजूद हर चीज फ्रीज होकर डेड हो जाएगी, चाहे वो कैंसर की सेल्स हैं, चाहे वो नॉर्मल बॉडी का स्ट्रक्चर है। जहां पर भी ये क्रायोअबलेशन का प्रोसीजर होगा वो एरिया फ्रीज होकर डेड हो जाएगा और इसमें हमें प्रोब डालनी पड़ेगी। इट्स अ मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर। और उसके बाद जब हम उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि वेरी हाई बॉइलिंग टेम्परेचर है। सेम इसी तरह उस एरिया के अलावा अगर नॉर्मल एरिया भी उसमें इन्वॉल्व अगर हो जाता है तो वो भी बॉयल हो जाएगा। सही। तो इसके अंदर दो तरीका इलाज है। ऑन्कोथर्मिया में सिर्फ हम हीट करते हैं, ये इन्वेसिव है। ऑन्कोथर्मिया इज अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। क्रायोअबलेशन में हमें खतरा है कि अगर हम नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज कर सकते हैं और वो परमानेंट डैमेज होगी जिसका कोई रिवर्सिबल नहीं है और उसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। ऑन्कोथर्मिया में नॉर्मल टिश्यू का डैमेज नहीं है और इसके अंदर सिर्फ जो टेम्परेचर है वो इतना रेज करेंगे जो कि कैंसर सेल्स के लिए खतरनाक है, नॉर्मल टिश्यू के लिए। तो ये दोनों आपस में डिफरेंट है, लेकिन आप कह सकते हैं कि कोअबलेशन के अंदर जो हम हीट को यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम एक खास टेम्परेचर पर जाके हीट को यूज करके ऑन्कोथर्मिया को ट्रीटमेंट करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये तरीका जो है मुस्तकबिल में ज्यादा आम हो जाएगा? बिल्कुल, आने वाले दौर में हो सकता है इससे भी ज्यादा जदीद तरीका इलाज हो जाए, क्योंकि अब इस वक्त साइंस इस बात पे ज्यादा जोर दे रही है कि हम ऑर्गन्स को स्पेयर करें, जिस्म के हिस्सों को जाया होने से बचाया जाए कैंसर से। सर्जरी करके हम किसी की टांग ना काटें बल्कि टांग बच जाए, गुर्दा निकालना ना पड़े। लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट किए बगैर उसका इलाज हो जाए। तो ऑर्गन प्रिजर्वेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो आने वाले वक्त में ये प्रोसीजर, इस तरह के और बहुत सारे प्रोसीजर ईजाद हो सकते हैं जिसमें आने वाले दौर में हम कैंसर का इलाज भी कर लेंगे और बॉडी को डैमेज भी नहीं मिलेगा। आने वाले दौर में बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली है और इसके अलावा पता नहीं और क्या क्या प्रोसीजर है, अभी हम उसके बारे में नहीं बता सकते। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सब बातों के बाद आपका मरीजों के लिए अहम तरीन मशवरा क्या है? देखिए, जब से ये पता चला है कि मेयो हॉस्पिटल लाहौर में ये मशीन लगी है कोअबलेशन, तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हमें भी रोजाना देने पड़ते हैं कि क्या हर मरीज के लिए ये इलाज है, और हर पेशेंट पूछता है कि मेरे लिए भी क्या ये इलाज मुमकिन है। वजह यह है कि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं दी गई, बताया ही नहीं गया कि ये मशीन किन मरीजों के लिए मौजू है और किन मरीजों के लिए मौजू नहीं है। तो मेरा आज ही पैगाम होगा कि तमाम कैंसर के पेशेंट जो हैं वो कोअबलेशन से ठीक नहीं हो सकते, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम इस मशीन से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब कर सकते हैं। तो जिस पेशेंट को भी कैंसर का मर्ज है वो हमसे रजू करे, हमारे पास आए, अपनी रिपोर्ट दिखाए, हम बताएंगे आपको कि आप में से कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसको कोअबलेशन ठीक किया जा सकता है
और कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसको हम कीमो या रेडिएशन के साथ कोअबलेशन करके हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको इस तरह के इलाज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि कोअबलेशन एक जदीद और महफूज तरीका इलाज है। ये कई सूरतों में जो है जिंदगी बचाने वाला है। ये तेज भी है, कम तकलीफ है और मरीज के लिए कई सूरतों में जिंदगी बचाने वाला साबित होता है। मजीद मालूमात, मशवरे और इलाज के लिए आज ही कैंसर स्पेशल क्लिनिक पर तशरीफ लाएं। अगले हफ्ते एक और अहम मौजू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।